हाँ फ्रेंड्स, मैं अनूप गुहा अभी झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन सेंट्रल के पेज पे लाइव हूँ। और मुझे थोड़ा टाइम लगा खोजने में कि कहाँ है वो। बेसिकली पेज अब मिल चुका है मुझे, और मैं अब आज लाइव आ चुका हूँ आपके यहाँ झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन के रिक्वेस्ट पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स जो मैं पहले से तय कर रखा हूँ। ऐसा तो कुछ भी क्वेश्चन आप पूछो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पर जैसा कि मैं टॉपिक सोच के रखा हूँ, एक सोच के रखा हूँ कि किस तरह से लाइट इफेक्ट करता है, किस तरह से कलर्स फोटोग्राफी को इफेक्ट करता है, क्या देखना जरूरी है आपके लिए, क्या देखना चाहते हो, क्या देखना चाहिए आपको, वो जरूरी है। फिर जैसे मैं लास्ट क्लास में ही बताया था, किस तरह से वेडिंग फोटोग्राफर, क्योंकि मैक्सिमम जो हैं इस ग्रुप में मुझे पता है कि वो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, तो वो किस तरह से आईएसओ का उपयोग करे, फिर सॉर्टिंग किस तरह से करे, किस तरह से इमेज को सॉर्टिंग करे ताकि जल्द से जल्द उनका काम बन जाए। फिर क्यों प्रायोरिटी मोड्स, क्यों प्रोग्राम मोड्स, ये मोड जो है एवी मोड्स, टीवी मोड्स या अपर्चर प्रायोरिटी, शटर स्पीड प्रायोरिटी, क्यों इस मोड्स को हम लोग यूज करते हैं, कहाँ फ्लैश सिंक करता है, और लो लाइट पे कैसे आप फोकस करोगे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें समझना है बहुत जल्दी। सो हाँ, कुछ हम्म, जी। सो अभी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे बेसिकली उसको कुछ लोग जुड़ जाने दीजिए, फिर हम लोग इसको लेके बातें करेंगे, इसको लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो एक्चुअली क्या है, फोटोग्राफी एक ऐसा चीज है ना कि इसको आप जितना सीखो, जितना एक्सप्लोर करो, उतना कम है। मतलब ये हर रोज कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ नया इसमें हो रहा है। तो सारे चीज को लेके अगर आप समझना चाहते हो, सारे चीज को लेके अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी है एक चीज समझना, वो है लाइट्स। दोस्तों, लाइट्स एक ऐसा ऐसा चीज है ना कि जिसके बिना आपका फोटोग्राफी हो नहीं सकता है। सो विदाउट लाइट आप फोटोग्राफी कर नहीं सकते हो। सो लाइट एक प्राइम चीज है, प्राइम इंग्रेडिएंट है एक फोटोग्राफी बनाने के लिए। दोस्तों, मैं जैसा बोला था कि थोड़े देर हम लोग वेट कर जाते हैं, थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, 3-4 मिनट वेट कर लेते हैं, और भी लोग जुड़ रहे हैं। तो लोग जुड़ने के बाद हम लोग इसको चालू करेंगे ताकि मुझे दोबारा ना बोलना पड़े, किसी को बाद में ये ना समझना पड़े। तो मैं यही चीज कामना करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा 3-4 मिनट वेट कर लीजिए। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज फिर से बताता हूँ। मैं लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि दोस्तों, आप लोग सभी एक छत्र छाया के नीचे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे हो, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं ये कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रहना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपको जो ऑर्गेनाइजेशन सही लगता है वहां रहो, पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझना जरूरी है ना। वो है एक बड़ा सा पेड़, एक बहुत बड़ा पेड़। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस पेड़ में पत्ते बहुत होते हैं ना, तो वो पत्ते जो हैं वो आप हो, यानी आप मेंबर्स हो। एक बड़ा पेड़ में अगर पत्ता नहीं हो तो वो पेड़ अच्छा नहीं लगता देखने में, ना तो वो दिखने में अच्छा लगता है, ना वो छाव देता है, ना वो फल देगा। तो उस पेड़ में हर मेंबर को एक्टिव होना जरूरी है। सभी को हर काम में, छोटे से छोटे काम में एक्टिव होना है, तब जाके पेड़ और बड़ा होगा। जितना मेंबर्स होंगे या जितना पत्ते होंगे, उतना पेड़ जो है ना, फोटोसिंथेसिस जिसे हम बोलते हैं साइंस में, खाना बना सकेगा, पेड़ और बड़ा हो सकता है, और वो ऑक्सीजन देगा आपको, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे सकेगा। तो दोस्तों, ये जो सारे चीजें प्रोसेस जो है, वो अकेले कोई एक आदमी नहीं खड़ा कर सकता है। इसमें आप सभी का सहयोग का जरूरत है, तभी वो पेड़ आपको अच्छा फल देगा, अच्छा छाव देगा। दोस्तों, आप सभी का, हर ऑर्गेनाइजेशंस में, मैं बार बार बता रहा हूं, हर ऑर्गेनाइजेशंस में आप सभी का जो
डिटर्मिनेशन से, जो जिस ये से बनाते हो आप ऑर्गेनाइजेशन को, उस चीज को कंटिन्यू रखो, उस चीज को कंटिन्यू करो, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। जो नया बंदे आते हैं, जो नए लोग मेंबर्स होके आते हैं, उनको भी उपयोगिता मिले, उनको भी आपसे हेल्प मिले, है ना। सो आज इस कड़ी में नेगेटिव सोचने का कोई जगह ही नहीं है। हर चीज में पॉजिटिविटी है, हर जगह आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। आप जितना सोचोगे ना, जितना पैनिक करोगे, कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि पैनिक आप अकेले कर रहे हो, आपकी सेहत खराब होगी, आपकी प्रेशर बढ़ेगी, आपकी शुगर बढ़ेगी, आप तब का तबीयत खराब होगा। दोस्त, ये जो चीज है, ये चीज को आपको समझना है। पैनिक करके आप कुछ तो नहीं कर सकते हो, पर आप इतना कर सकते हो कि आपके पास अगर 100 रुपया है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपके पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया को आप डिवाइड करो। डिवाइड करो मतलब और कितना दिन आपको इसको चलाना है। ये नहीं कि आज पैसा है तो कुछ खर्चा कर देते हैं, कुछ ज्यादा कुछ खा लेते हैं, या ज्यादा कुछ लेके आते हैं, कुछ स्वादिष्ट बना लेते हैं, कुछ अच्छा चीज मार्केट से लेके आते हैं। दोस्त, इस चीज को एंटीसिपेट करो कि आपका जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति नॉर्मल होने में आपको और कुछ 3-4 महीने लग सकते हैं। तो ये 3-4 महीने के लिए आपको जमा करके रखना है, अभी कुछ बेकार का खर्चा नहीं करना है। तो मैं ये फोटोग्राफी से बाहर आके इस कारण ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि सुनने में आ रहा है बहुत जगह आदमी फोटोग्राफर जो हैं वो पैनिक कर रहे हैं। दोस्तों, ये फोटोग्राफर्स जो हैं, हम लोग फिर भी बच जाएंगे। सोचो ऐसा कैरियर जो नौकरी कर रहा था, जिसका नौकरी निकल चुका है, तो वो क्या नहीं कर रहा होगा। तो वही है कि आपके पास मौका है, आपके पास जगह है, आपको फिर से मौका मिलने वाला है, क्योंकि ये चीज नवंबर तक जाने वाला नहीं है, ये पहले ही खत्म होगा। और नवंबर तक आप सुस्त रहो, नवंबर तक आप तंदुरुस्त रहो, नवंबर तक आप इतना कुछ फोटोग्राफी के बारे में जान लो ना, ताकि आपके लिए ये चीज बहुत इजी हो जाए कि जब काम करना आए तो आप उम्दा से उम्दा काम करो, अच्छे से अच्छे काम करो। सो दोस्तों, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह से, हर हर मौजे पे, हर जगह, ये जो आप लोगों का जो डर है ना, ये डर सामूहिक है। मैं बता रहा हूं आपको, ये डर निकल जाएगा। आप कोशिश करो एकजुट होके एक जगह रहने का, तो क्या होना, एटलीस्ट आपका खाने पीने का साधन, राशन जो है वो मिलता रहे, वो चलता रहे। फिजूल खर्च बिल्कुल मत करो। अभी तो कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने के बारे में अभी फिलहाल मत सोचो। पहले खुद पैर पे खड़े हो जाओ, खुद स्ट्रांग हो जाओ, फैमिली को सपोर्ट करने लायक फाइनेंस आपके पास रहे, फिर आप इस चीज को लेके सोचो। दोस्तों, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को समझना है, हर व्यक्ति को, हर कस्बे को, हर रुतबे को ये चीज को समझना है। इसको उस तरह से फॉलो करो कि एकदम आपके पास जो पैसा है उसको डिवाइड करना है, बजट करना है, तभी जाके आपका काम बन सकता है। दोस्तों, फोटोग्राफी में अभी हम लोग शुरू शुरू कर सकते हैं। 7:09 बज चुका है और 1 मिनट और 7:10 में हम शुरू करेंगे अपना जो कार्यक्रम है आज का। सो उसमें हम किस तरह से लाइट्स और कलर्स को हम डिटरमिन करते हैं, किस तरह से हम समझते हैं लाइट्स कलर्स को, उसको लेके आज हम लोग थोड़ा डिस्कशंस करेंगे। फिर आईएसओ को किस तरह से आप यूटिलाइज करो, उसको डिस्कशन करेंगे। सॉर्टिंग किस तरह आप करते हो, वेडिंग फोटोग्राफर्स आप लोग किस तरह से सॉर्टिंग करते हो, उसको लेके भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। सो क्यों हम लोग मैनुअल मोड को छोड़ के दूसरे कोई मोड्स में जाते हैं, क्यों, क्या क्या फायदा होता है हमें, वो समझेंगे, है ना। फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन कैसा होता है, अगर टाइम बचता तो फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन भी हम लोग समझेंगे। और फिर सबसे बड़ा बात जो है वो है लो लाइट में हम कैसे फोकसिंग करेंगे। वो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लो लाइट में कैसे हम फोकसिंग करेंगे। सो दोस्तों, आज इस वर्कशॉप में या इस क्लास में घंटे भर की क्लास है, 7 से 8 की क्लास है। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा इस छोटे टाइम में जितना आपको ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूँ दूंगा। आप लोग कमेंट में टाइप करना जब मैं क्लास छोड़ूंगा कि आपको क्या क्या चीज समझना है, और कोई डाउट्स अगर है तो उसको लेके हम लोग डिसाइड करेंगे, उसको हम लोग हो सके तो जितना हो सके हम उसको क्लियर करेंगे। सो दोस्तों, तो इसको हम लोग अभी चालू करते हैं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। शिव सर भी अपना ज्वाइन कर लिए हैं। थैंक यू सो मच शिव सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सरोज सतपति, थैंक यू। रितेश, थैंक यू। विधान नंदी, राजा बोस, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज की जो वर्कशॉप्स है, आज की जो क्लास है,
तो इसमें हम ये करेंगे कि बार बार मैं बता रहा हूँ, टॉपिक जो होगा वो लाइट या कलर साइंस होगा, सॉर्टिंग होगा, आईएसओ होगा, फोकल लेंथ होगा, क्यों प्रायोरिटी मोड्स है वो भी होगा। सो दोस्तों, अब हम इस क्लास को चालू करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। काफी आदमी जुड़ चुके हैं। सो गुड इवनिंग देवाशीष, निलय नाथ, गुड इवनिंग निलय। सो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझो, दीपक कुमार थैंक यू सो मच। पहले आप ये सोचो, फोटोग्राफी कैसा होता है, क्यों होता है? फोटोग्राफी होता है कि हमारा जो विजुअलाइजेशन जो होता है, हम जो विजुअलाइज करते हैं उसको स्थानांतरित करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, वो है फोटोग्राफी। कैसे फोटोग्राफी करते हैं? विदाउट लाइट, लाइट एकमात्र एक मसाला है, एक सामान है, एक चीज है, अनुज कुमार पांडे नमस्ते, जिसके कारण आज हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ये जो लाइट है, वो लाइट है क्या चीज? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बहुत सारे चीजें ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पहले ध्यान से समझो, मैं बार बार अभी क्लासेस में बोलते रहता हूं कि लाइट्स की कोई कलर्स नहीं होती है, लाइट्स में कोई कलर्स नहीं होता है। तो इसको अभी आपको समझना है कि लाइट क्या चीज होता है। लाइट्स का कलर्स नहीं होता है। सुमन जी नमस्कार। सो अभी क्या करना है, लाइट्स का कलर जब नहीं है तो फिर ये कलर्स कहां से आता है? हम जब फोटो लेते हैं तो वो कलर्स कहां से आते हैं, ये भी समझना हमें जरूरी है। सो कलर्स जो आते हैं ना दोस्त, ये लाइट्स जहां गिरता है, कहीं अगर गिर रहा है, कहीं गिरने के बाद उस जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी जगह अगर लाइट गिरता है, अगर पकड़ लो कोई व्हाइट, मैं जैसे ब्लैक शर्ट पहना हूं, तो मेरे ऊपर अगर लाइट गिरता है तो जब लाइट लेके निकलेगा तो जो कलर्स है मेरे साथ, वो कलर्स को लेके निकलेगा। जो रेड बैकग्राउंड है, रेड बैकग्राउंड को लेके लाइट निकलेगा। तो लाइट्स कहीं जो गिरता है, जहां भी गिरता है, कोई पेड़ पे गिरा तो उस पेड़ पे गिरने के बाद जब वो लौटेगा, लौटेगा कहां लौटेगा? आपके आंख में या आपके कैमरे के सेंसर में, जहां के वो धक्का देगा, जब वो लौटेगा तो वो उस पेड़ का ग्रीन कलर या उस आसमान का ब्लू कलर उसको लेके वो लौटता है, उस इंफॉर्मेशन को लेके लौटता है। तब लाइट का कलर ग्रीन होता है, तब लाइट का कलर ब्लू होता है, तब लाइट का कलर रेड होता है। सो ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स कैसे आपको काम में आते हैं? पहला बात है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो लाइट्स हम देखते हैं, हम बहुत कम मात्रा में लाइट देख पाते हैं। हम सिर्फ 7 कलर्स देख सकते हैं, जिसे हम विजिबल लाइट बोलते हैं या विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये 7 कलर क्या क्या है? विबजियोर है, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सातों कलर जो हैं, ये सातों कलर सिर्फ हम देख सकते हैं। इसके सिवा भी बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी हैं, बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं। हमें सिर्फ ब्लू से रेड तक कलर्स दिखते हैं, यानी वायलेट से रेड तक हमें दिखते हैं। उसके ऊपर भी अल्ट्रा वायलेट है, इसके नीचे भी इंफ्रारेड है, जो हमें दिखता नहीं है कलर्स। सो दोस्तों, हमें यह समझना है यहां कैसे, किस प्रोसेस में हमारा इमेज बनता है, फोटोग्राफ्स बनता है। यह लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए आसान होगा कि आप किस तरह से फोटो को प्रिपेयर करो, फोटो को बनाओ। ये साइंटिफिक है, मैं जो बता रहा हूं ये लॉजिकल चीज है, बहुत लॉजिकल चीज है। कैसे? पकड़ लो, लाइट्स में ना जो लाइट आता है, एनर्जी जो है, वो एनर्जी किस में रहता है? छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स, जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। सो फोटॉन्स जो है, वो फोटॉन्स क्या करता है? वो फोटॉन्स एनर्जी लेके आता है, लाइट का एनर्जी लेके आता है। आके वो क्या करता है, आपका सेंसर जो है, सेंसर तक आता है, आके सेंसर में धक्का मारता है। जब भी कोई चीज धक्का मारता है, जब भी कोई चीज कोलिजन होता है, फ्रिक्शन होता है, वहां क्या होता है? वो टूट जाता है। तो ये समा जो है लाइट का रिफ्लेक्ट होके आने का, एक सोर्स से लाइट जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, आके आपका सेंसर में पहुंचता है, यहां आके धक्का मारता है। धक्का मारने से क्या होता है? यहां ये छोटे छोटे और छोटे छोटे कण में भाग हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है सारे लाइट्स के इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक सिग्नल्स के द्वारा, फ्रीक्वेंसी के द्वारा ये जाके पहुंचता है आपके प्रोसेसर में, और आपके प्रोसेसर उसको इमेज में कन्वर्ट करता है। जो इमेज आप देख रहे हो, उस इमेज को ये बाकायदा कन्वर्ट करता है। सो दोस्तों,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फोटोग्राफी में किस तरह से आप इसको यूटिलाइज करते हो लाइट को। अब रहा, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, लाइट्स में कोई कलर्स नहीं होता है। प्योर कलर जो होता है ना, उस प्योर कलर को हम बोलते हैं ह्यू। उस प्योर कलर्स को हम ह्यू बोलते हैं। हमारे पास कुछ चीजें होते हैं, जैसे फोटोग्राफी में भी हमें बहुत जानकारी करनी है ये चीज का, ये बैकग्राउंड इन डेप्थ नॉलेज है फोटोग्राफी का, जहां आपको ये समझना है कि कौन सा वेवलेंथ तक आप देख सकते हो और कौन सा वेवलेंथ आप देख नहीं सकते हो। ये बहुत जरूरी है समझना। कौन सा वेवलेंथ आप देखते हो, कौन सा वेवलेंथ आप देख नहीं सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो नंबर वन, वेवलेंथ किसे बोलते हैं, वेव्स किसे बोलते हैं, कौन सा वेव्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये भी आपको समझना है। अगर आप समुद्र में जाते हो तो समुद्र में जब तूफान आती है तो क्या होता है, जो लहरें हैं वो लहरें बहुत बड़े बड़े आते हैं और बहुत जल्दी आते हैं, बहुत घने लहरें आते हैं, बार बार रिपीट करते रहता है। तो कोई चीज को जब हम लोग रिपीट करवाते हैं तो रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेशन को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हम बोलते हैं भाई कितने फ्रीक्वेंसी पे आप दौड़ रहे हो, कितने फ्रीक्वेंसी में वो रिपीट हो रहा है, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो रिपीट हो रहा है एक सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन टाइम के अंदर जो रिपीट होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं दोस्त। सो दोस्तों ये चीज समझना है, फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, जब तूफान होता है तब फ्रीक्वेंसी वेव्स का, लहरे को फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी जल्दी आता है और धक्का मारता है। जो शोर होता है, जो इसमें होता है, बोल्डर्स वगैरह लगे रहते हैं, उसमें बहुत जोर जोर से वो धक्का मारता है और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो आपका जो वेवलेंथ है, जो वेव्स लहरें हैं, वेवलेंथ, वो वेवलेंथ जो है वो बहुत कम हो जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, वेवलेंथ कम। तो उसका उल्टा क्या होगा, जब समुद्र शांत होता है तो क्या होता है, बहुत देर के बाद एक वेव आके धक्का लगाता है, एक लहर आके धक्का मारता है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, एक पीरियड जो होता है 1 मिनट का या 1 सेकंड कुछ भी पकड़ लीजिए, उसमें बहुत टाइम लगा लगा के एक बार, मतलब तो फ्रीक्वेंसी कम है, वो फ्रीक्वेंसी उसका कम है, लहरों का धक्का मारने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। यानी कम है मतलब वेवलेंथ जो है वो आपका बड़ा है, वेवलेंथ आपका बड़ा है। तो इसीलिए क्या होता है, वेवलेंथ बड़ा है मतलब वो बहुत लंबा है, बड़ा बड़ा होता तो बहुत टाइम लगता है उसमें आपको आने में, है ना। तो आपको फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होता है, छोटा होता है। जब लहर बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी छोटा होगा, जब लहर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा लहर आपका छोटा होगा, वेवलेंथ आपका छोटा होगा। तो हमारे पास जो कलर्स हैं, जो सातों कलर्स हैं, जैसे पकड़ लो ब्लू से लेकर रेड, तो ये ब्लू से लेकर रेड जो कलर्स हैं, ये सारे कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ्स हैं। ये सारों कलर्स के जितने भी कलर्स देख रहे हो आप ना, ये सारे कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ है। नंबर वन, जिसका छोटा फ्रीक्वेंसी है, यानी वायलेट का सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, उसका वेवलेंथ सबसे छोटा है। सो वायलेट का फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, उसीलिए वो बहुत हानिकारक है। यानी उसीलिए हम अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचना चाहते हैं, हम कैमरा में फिल्टर्स लगाते हैं, हम चश्मे में अल्ट्रा वायलेट कोटिंग भी करते हैं। दोस्तों हर चीज का एक लॉजिक है, हर चीज बना हुआ, कुछ कोई चीज के साथ कोई चीज रिलेट किया हुआ है। उसी तरह रेड लाइट जो होता है ना, रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हमें दूर से रेड लाइट दिखता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत लंबा होता है। तो दोस्तों इसका बोलने का मतलब क्या, इससे फायदा क्या हो रहा है आपको, फायदा यह है कि जब भी आप कोई रेड कलर देखोगे, जब भी आप कोई ऑरेंज कलर देखोगे, जब भी आप कोई येलो कलर देखोगे, वो ज्यादा देर तक विथस्टैंड करता है और फोटोग्राफी में वो कलर ज्यादा कैप्चर होता है दोस्तों, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है उसका, ये समझा करो। तो फोटोग्राफी जब करोगे, अगर दूर में एक ब्लू लाइट है, दूर में एक रेड लाइट है, तो आप अगर शटर स्पीड को जल्दी बंद करोगे ना, यानी फास्ट शटर स्पीड करोगे, तो आप ख्याल करना रेड लाइट तो कैप्चर हो जाएगा, पर ब्लू थोड़ा टाइम लगेगा कैप्चर होने में। यानी ब्लू का वेवलेंथ छोटा है, इस कारण वो जल्दी पहुंच नहीं पा रहा है, इसका वेवलेंथ लंबा होने के कारण वो जल्दी पहुंच रहा है, रेड। सो दोस्तों फोटोग्राफी में इसका एसेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आपको समझना है, गहराई में जाके समझना है किस तरह से ये काम होता है। आप लोग सभी एडिटिंग करते हो, पोस्ट प्रोडक्शंस करते हो, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप फोटोग्राफी छोड़ के पोस्ट प्रोडक्शंस पहले करो, बट पोस्ट प्रोडक्शंस अगर करते भी हो तो उसमें भी लॉजिकल पोस्ट प्रोडक्शंस करो। उसमें भी आप देखो ह्यू होता है जो प्योर कलर्स होता है, प्योर कलर के साथ, यानी प्योर कलर मतलब जो हम बोलते हैं कि लैंग्वेज ऑफ कलर्स जिसे हम बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ कलर किसे बोलते हैं हम,
लैंग्वेज ऑफ कलर आरजीबी को बोलते हैं। रेड ग्रीन ब्लू को हम आरजीबी को लैंग्वेज ऑफ कलर्स बोलते हैं, यानी कलर उसी से शुरू होता है, इसे हम प्राइमरी कलर्स भी बोलते हैं। अभी ये दोनों कलर्स को मिक्स और मैच करके रेड और ग्रीन मिला के कलर निकलता है, ब्लू और ग्रीन मिलके कलर होता है, ब्लू और रेड मिलके एक और कलर होता है। वो सारे जो कलर्स जो निकलते हैं उसे हम सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। और ये सेकेंडरी कलर्स को ही हम बोलते हैं कलर गैमेट्स। जो वीडियोस वगैरह में आप देखते हो ना, कलर गैमेट्स, ये इसी को हम कलर गैमेट्स बोलते हैं, जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर तीनों है, आरजीबी। ये तीनों कलर मिक्स और मैच करके सैकड़ों अनगिनत कलर्स निकालते हैं, और वो सैकड़ों अनगिनत कलर्स को हम गैमेट्स बोलते हैं। दोस्तों, आप लोग वाकिफ होंगे, 3 टर्म फोटोग्राफी में होते रहता है, बहुत कॉमन 3 टर्म होते रहता है। एक हम बोलते हैं टिंट, एक बोलते हैं शेड, एक बोलते हैं टोन। जब भी ये कुछ एडिट वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, ऊपर में साफ लिखा रहता है टिंट, शेड एंड टोन। अब ये टिंट क्या होता है, शेड क्या होता है और टोन क्या होता है, ये समझना जरूरी है। फोटोग्राफ्स जब आप शाम को लेने जाते हो तो धुंधलापन आता है, हेज होने लगता है। क्यों हेज होता है? आपको फोटोग्राफ कैसा लगता है? फोटोग्राफ में थोड़ा व्हाइटनेस लगता है, आपको थोड़ा व्हाइट लगता है ना। सो बेसिकली जब वो व्हाइट लगता है, मतलब उसमें व्हाइट फैक्टर्स ज्यादा है, तो आपको उसमें शेड ऐड करना है ना। जहां अंधेरा है वहां ब्राइट करना है, तो वहां आपको व्हाइट यूज करना है। यानी आप जब टिंट करेक्शन करते हो, टिंट का करेक्शन करते हो, उसमें टिंट का जब करेक्शन करते हो तो उसमें आप व्हाइट ऐड करते हो, आरजीबी के साथ व्हाइट ऐड करते हो तो वो टिंट होता है। आरजीबी के साथ ब्लैक ऐड करते हो तो वो शेड होता है, और आरजीबी के साथ ग्रे कलर यूज करते हो जब, तब वो आपका टोन कहलाता है। तो टिंट होता है व्हाइट ऐड करना, शेड होता है ब्लैक ऐड करना, और टोन होता है ग्रे कलर ऐड करना। दोस्तों, आप लोग बहुत सुने होंगे 18% ग्रे। जब हम लोग व्हाइट बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, हम लोग बहुत जगह सुनते हैं कि 18% ग्रे। दिनेश जी नमस्ते, आशुतोष संजन नमस्ते, सत्यव्रत बोस थैंक यू सो मच। सो बेसिकली ये जो है, ये चीज को हमें समझना है। कैसे समझेंगे? देखो, बहुत सिंपल सा चीज है। आपको बहुत सारा फैक्टर समझना है, लाइट्स को अच्छे से समझना है। आप देखोगे, आप जो एलसीडी से काम करते हो, वो एलसीडी जब अंधेरे में देखते हो या घर के इंडोर्स में देखते हो, वो काफी ब्राइट लगता है। वही एलसीडी जब आउटडोर ले जाते हो, तब आपको लाइट्स साफ नहीं दिखता है। वो जो होता है, ब्राइटनेस तो सेम है, पर एक जगह दिखता है, एक जगह दिखता नहीं। तो इसे हम बोलते हैं ल्यूमिनोसिटी, यानी कितना ब्राइट है, कितना ब्राइटनेस का लाइटनेस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम चीज है जो हमें समझना है। फोटोग्राफी करने से पहले हमें यह समझना है कि हमारे फोटो में व्हाइट ऐड करना है, हमारे फोटो में ब्लैक ऐड करना है, हमारे फोटो में ग्रे ऐड करना है। तो जो हम बोल रहे थे कि हम व्हाइट बैलेंस जब करते हैं, आप देखोगे व्हाइट बैलेंस में एक कस्टमाइज्ड व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन आता है। एक तो होता है केल्विन, जहां आप सोचते हो कि केल्विन हम करेक्ट कर लेंगे तो अपना व्हाइट बैलेंस, अपना कलर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी केल्विन से आप एक्यूरेट कलर नहीं ले सकते हो। इस कारण नहीं ले सकते हो क्योंकि केल्विन जो है बेसिकली टेम्परेचर का यूनिट है, और आप टेम्परेचर के हिसाब से अब जहां तक हो सके आई, अपने आंख का परसेप्शन जो होता है, हम जो आंख में देखते हैं, वो परसेप्शन तक आप क्लोज जा सकते हो। पर आप श्योर नहीं होते हो कि एग्जैक्ट आप 18% ग्रे लिए हो कि नहीं। यानी 18% ग्रे जो होता है ना, वो एक्चुअली 18% ग्रे नहीं होता है। वो टर्म जो है वो गलत है। वो एक्चुअली होता है 50% ग्रे और 50% व्हाइट, 50% ब्लैक एंड 50% व्हाइट। उसको हम बोलते हैं 50% ग्रे। जो बीच में होता है उसे हम बोलते हैं 50% ग्रे। तो ये 50% ग्रे जो है, इसे हम 18% ग्रे बोलते हैं। कारण है कि इससे 18% रिफ्लेक्टेंस होता है। हर लाइट का जो रिफ्लेक्टेंस होता है 18% खाली होता है, 100% नहीं होता। इस कारण हम बोलते हैं 18% ग्रे को न्यूट्रल कलर। तो आपको अगर सिंपल चीज से अगर व्हाइट बैलेंस करेक्ट करना है, तो आप कस्टमाइज्ड व्हाइट बैलेंस पे जाओ। कस्टमाइज्ड व्हाइट बैलेंस में जाने के बाद मैं ये टिप्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। कस्टमाइज्ड व्हाइट बैलेंस जाने के बाद वो एक इमेज का रेफरेंस मांगता है कि उस इमेज का रेफरेंस आप डालो और उस इमेज के जैसे वो व्हाइट बैलेंस क्रिएट कर देगा। दोस्तों, व्हाइट बैलेंस जो शब्द है ना, नाम तो है व्हाइट बैलेंस, पर प्योर व्हाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि आप जहां भी व्हाइट लोगे ना, उस एम्बियंस का जो कलर है वो इफेक्ट करता है। अगर व्हाइट है, अगर ब्लू कलर है तो ब्लूइश व्हाइट हो जाएगा, अगर रेड कलर है तो रेडिश व्हाइट हो जाएगा, ग्रीन है तो ग्रीनिश व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट का खुद का अस्तित्व है नहीं, बिकॉज इट इज नॉट ए कलर। सो अब क्या करना पड़ेगा? अब जब व्हाइट का एग्जिस्टेंस नहीं है,
हमको और एक्यूरेटली काम करना है, तो हम एक्यूरेटली कैसे काम करेंगे? हम क्या करेंगे, वो ग्रे कार्ड लेंगे। 18% जो ग्रे है, वो 18% ग्रे कार्ड हम लेंगे। हम क्या करेंगे, 18% ग्रे कार्ड को कोई भी एम्बियंस में आप एक फोटो ले लो, कोई भी एम्बियंस में 18% ग्रे इज 18% ग्रे, इट इज प्योर ग्रे, इट इज 50% ब्लैक एंड 50% व्हाइट। जो टोनल जोन होता है, जो टोनल रेंज होता है कलर का, कोई भी कलर को अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करते हो, यानी कलर इंफॉर्मेशन अगर उससे निकाल लेते हो, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट बन जाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट जब वो बन जाता है, तब क्या करते हो आप, उससे आप उसका कलर्स को, बेसिक्स कलर्स को आप न्यूट्रलाइज करते हो। सो न्यूट्रलाइज कैसे करोगे आप? न्यूट्रलाइज आप करोगे, उस कलर्स में आप फोटो लोगे, जहां जिस कलर को, कलर न्यूट्रल क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें अगर रेड लाइट भी जलेगा तो ग्रे पिक्चर ही आएगा, व्हाइट जलेगा तो ग्रे ही आएगा, येलो जलेगा तो ग्रे ही आएगा। उसीलिए ग्रे कार्ड यूज किया जाता है। तो वो पिक्चर जैसे आपके वहां हो गया, तो आपका सेंसर जो है उस कलर को डिटेक्ट करेगा, प्रोसेसर उस कलर के हिसाब से, न्यूट्रल कलर के हिसाब से आपका पिक्चर को ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देगा। उस कलर के हिसाब से आपको ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देगा। यानी आपका व्हाइट बैलेंस का जो समस्या होता है, आप शादी बाड़ी में जाते हो, आपका जो समस्या फेस करते हो, वो समस्या कभी भी फेस नहीं करोगे जब कस्टमाइज्ड व्हाइट बैलेंस में आप काम करोगे। ऐसा तो आपके पास ऑटो व्हाइट बैलेंस भी ऑप्शन होता है, ऑटो व्हाइट बैलेंस डब्ल्यू को भी ऑप्शन होता है। पर दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूं, आपको एक्यूरेट काम करना है, हर जगह एक्यूरेटली उसको लेना है, लाइट को लेना है, तो आप कस्टमाइज्ड व्हाइट बैलेंस कर सकते हो, उससे आपको एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलेगा। दोस्तों ये आपका जो कलर्स वाला जो मैं चीज बताया, इस कारण बताया क्योंकि आपको ग्रे कार्ड का मतलब समझना था। ग्रे कार्ड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल चीज है, उसके बारे में आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो ये जो टोनल जोन बोलते हैं ना, टोनल रेंज जो बोलते हैं, टोनल रेंज मतलब कोई भी कलर्स को अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि कौन सा कलर ज्यादा डार्क है और कौन सा कलर ज्यादा लाइट है। ब्राइटनेस तो हर कलर में सेम होता है, पर कौन सा कलर में ज्यादा ब्राइट है, कौन सा कलर में कम ब्राइटनेस है, ये आपको समझ में आएगा। सो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपको कुछ स्लाइड्स आपको दिखा देता हूं, ताकि आपका जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाए। स्लाइड्स देखने से आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। सो मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूं, आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आप लोग। कलर साइंस, यस, या सो मैं इसमें ले जाता हूं, आपको दिखाता हूं। देखो ये रहा आपका टोनल स्केल। ये जो टोनल स्केल है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको। अरे यार फिर से भाग गया। ये है आपका, मैं जो बता रहा था, ये है आपका लैंग्वेज ऑफ कलर्स, यानी आरजीबी है आपका लैंग्वेज ऑफ कलर्स। इस कलर के साथ इस कलर्स को कॉम्बिनेशन में अगर मिक्स करोगे, तो वो हो जाएगा आपका कलर गैमेट्स। इसे आप गैमेट्स बोलते हो। कलर गैमेट क्या होता है? ये एंटायर रेंज ऑफ पॉसिबल कलर्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग थ्री प्राइमरी कलर्स। तीनों प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके जो आप कलर्स निकालते हो, जैसे रेड और ब्लू मिलके मैजेंटा बनता है, ब्लू और ग्रीन मिलके सायान मिलता है, ग्रीन और रेड मिलके येलो मिलता है। यह है आपका गैमेट्स। फिर आपका आता है ल्यूमिनेंस, ब्राइटनेस एंड ल्यूमिनिसिटी। मैं ल्यूमिनेंस मतलब है कितना जोर का लाइट आ रहा है, कितना इंटेंसिटी है लाइट में, कितना जोर से लाइट आ रहा है आपके कैमरा में रिफ्लेक्ट होके, वो इंपॉर्टेंट समझना है। कितना ब्राइट है लाइट, और ब्राइटनेस जो है वो कितना लाइट है, डार्क है कि लाइट है, वो भी समझना जरूरी है। दोस्तों टोनल स्केल, कोई भी कलर को आप लेते हो ना, कलर जोन को लेते हो, जो 7 कलर्स का जोन है अपना पकड़ो, उसमें अगर हम 50% ब्लैक और 50% व्हाइट पकड़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं 50% ग्रे। ये 50% ग्रे को ही हम बोलते हैं 18% ग्रे। व्हाट इज 18% ग्रे? इसी को 18% ग्रे बोलते हैं, जिसमें 50% ग्रे हैज एन 18% रिफ्लेक्टेंस इन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो हमें दिखता है, यानी सातों कलर जो हमें दिखता है, दैट इज विजिबल लाइट। वो विजिबल लाइट जो है वो 18% रिफ्लेक्ट होकर आता है आपके आंख में। मिनिमम रिफ्लेक्टेंस इसमें होता है, इसीलिए इसमें दूसरे कलर्स के हावी होना बहुत कम संभावना है। इसीलिए हम कस्टमाइज व्हाइट बैलेंस में 18% ग्रे को यूज करते हैं। अब ये देखो, एक ब्लू है एक येलो है, दोनों कलर्स का ब्राइटनेस सेम है, दोनों कलर्स का ब्राइटनेस सेम है, पर कौन सा कलर ज्यादा डीप है? परसीव, जो हम परसीव करते हैं, ब्राइटनेस जो हम देखते हैं, ब्राइटनेस में इसी को अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलर का निकाल लेते हैं, तो ये बन जाता है। इसमें देखो ब्लू कैसे डीप बन गया, येलो कैसे लाइट कलर बन गया, पर दोनों का रिफ्लेक्शन, दोनों का लाइट का जो ब्राइटनेस है, दोनों इक्वल है दोस्तों।
इक्वल होने के बावजूद इसमें ब्लैक ज्यादा दिख रहा है, ब्लू, इसमें लाइट ज्यादा। यही होता है कंपैरिजन, यही होता है लाइटनेस इंफॉर्मेशन जो आता है आपका ब्राइटनेस का। ये जो 7 कलर है, जो यहाँ 6 कलर लिया गया है, ये 6 कलर का आपका टोनल जोन निकाला गया। देखो इसमें देखा जाता है ब्लू कलर जो है सबका जो ब्राइटनेस है सेम है, पर जब इसको ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट कर देते हो तब क्या होता है, देखो ये जो ब्लू है ये ब्लैक बन गया है, रेड जो है इसके बाद नेक्स्ट डीप कलर है, फिर सायन जो है उसका नेक्स्ट डीप कलर है, फिर ग्रीन का है, इस तरह से है। सो दोस्तों ये बोलने का मतलब ये है कि आप जब फोटोग्राफी करोगे, अगर आपको अगर नहीं समझ में आएगा कलर्स, तो फिर फोटोग्राफी कैसे करोगे, किस तरह से आप इसको एडिट करोगे, किस तरह से आपको समझ में आएगा कि जब मैं फोटो लूं तो सही फोटो लूं, क्या है उस एरिया में, क्या है उस एम्बियंस में, वो समझना जरूरी है। अब शादी की फोटोग्राफी करते हो आप लोग, शादी की फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा शादी के टाइम जब होम यज्ञ होता है धुआं निकलता है। धुआं क्या चीज का होता है, धुआं व्हाइट कलर होता है, यानी आप जो भी पिक्चर लेते हो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब आता है वो व्हाइटनेस को ज्यादा लेके लौटता है और आपका पिक्चर में धुंधलापन या व्हाइटनेस ज्यादा होता है। वहां आपको क्या करना पड़ेगा, वहां आपको ह्यू कर निकालना पड़ेगा उस कैमरे से, उसमें डार्क जोड़ना है, यानी उसमें शेड जोड़ना है। एडिंग ब्लैक टू अ कलर इज नोन एज शेड। जैसे अब शेड कैसे होता है पिक्चर में, आप कंट्रास्ट बढ़ाओ तो शेड बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ाओ तो व्हाइट बढ़ेगा। तो ये जो चीज है ना, ये फोटोग्राफी का कलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना है। तो आपका पिक्चर जैसे डार्क होगा पिक्चर में ज्यादा डिटेलिंग आ जाएगा, आपको नॉइज भी दिखेगा उसमें ज्यादा। सो दोस्तों ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप इसको यूज करते हैं। दोस्तों आप लोग काफी देखे होंगे सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है, ये एक्चुअली जो भी कलर्स आप लेते हो ना, उस कलर का प्योरिटी को लेता है। वो कितना उस कलर्स में दम है, उस कलर्स में कितना ज्यादा ह्यू है। ह्यू मतलब प्योर कलर्स, ह्यू का मतलब है प्योर कलर। ह्यू का मतलब उसमें व्हाइट होगा नहीं, उसमें ब्लैक नहीं होगा, उसमें ग्रे नहीं होगा, वो प्योर कलर होता है। सो दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है कलर प्रोफाइल्स। वो सभी आप लोग जानते हो, sRGB एंड एडोब आरजीबी। फिर भी मैं ये बता रहा हूं कि sRGB क्या चीज होता है, एडोब आरजीबी क्या होता है। sRGB जो है सबसे छोटा कलर प्रोफाइल है, सबसे छोटा कलर प्रोफाइल। 1996 में ये डिस्कवर हुआ था, इसको निकाला गया था। HP कंपनी जो आपकी है आजकल लैपटॉप प्रिंटर्स वगैरह देखते हो, वो कंपनी निकाला था। और इसका निकालने का महत्व था कि जितने भी हम लोग विजिबल चीज देखते हैं, यानी मॉनिटर में देखते हैं, यानी टीवी पे देखते हैं, यानी यूट्यूब में देखते हैं, यानी फेसबुक में देखते हैं, सारे जहां भी मीडिया, जो भी मीडिया आप देखते हो, सारे आरजीबी पे होता है। एडोब आरजीबी जो है ये एडोब ने डिस्कवर किया था, 1998 में किया था, 2 साल बाद किया था। इसमें आपका कलर प्रोफाइल जो रेंज है वो ज्यादा है, यानी आरजीबी से ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है, देखो इसमें ये जो ग्रीन पार्ट है और ये जो ब्लूइश पार्ट है ये ज्यादा है। यानी एडोब आरजीबी पे अगर आप पिक्चर लोगे तो आपका कलर डिटेलिंग ब्लू, ग्रीनिश और ब्लूइश जो डिटेलिंग है वे आपको ज्यादा मिलेगा। समझ लो, देखो यहां जो बढ़ा है ये रेड जोन नहीं बढ़ा, मैजेंटा नहीं बढ़ा, बढ़ा ग्रीन और ये, यानी एडोब आरजीबी जो है ये बना था प्रिंटिंग के लिए। एडोब आरजीबी का प्रोफाइल, कलर प्रोफाइल ज्यादा है। अगर आप कैमरा में फोटो लेते हो, लेके तुरंत अगर प्रिंटर से प्रिंट करते हो तो आप एडोब आरजीबी में फोटो ले सकते हो। बट अगर आप एडोब आरजीबी में पिक्चर लेते हो और मॉनिटर में डालते हो, फिर इसको कहीं फेसबुक वगैरह में देखना चाहते हो या यूट्यूब में डालना चाहते हो, इंस्टाग्राम में देखना चाहते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका sRGB बन जाएगा, क्योंकि उसका आउटपुट कैपेसिटी जो है वो sRGB का है, एडोब आरजीबी का नहीं है। सो दोस्तों sRGB, एडोब आरजीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के काम कीजिएगा। बहुत सारा चीज है, जैसे हमारे गुरु हैं, हमारे बहुत जाने पहचाने फोटोग्राफर है अमिताभ मुखर्जी जी है, तो वो हमें एक बहुत अच्छा चीज बताए थे कि आप फोटोशॉप में जब एडिट वगैरह करते हो ना, तब अगर आप प्रो फोटो आरजीबी पे अगर कलर प्रोफाइल्स को निकालते हो तो क्या होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है, प्रोफेशनल चीज है। देखो इसमें व्हाइट भी है, तो व्हाइट जब पिक्चर में ऐड करते हो तो पिक्चर में क्या आता है, एक ब्राइटनेस आता है, व्हाइट ब्राइटनेस ऐड करता है, ब्राइट होता है पिक्चर, अच्छा लगता है देखने में। तो वही होता है कि जब पिक्चर को आप एडोब आरजीबी पे खींचते हो, एडिट कर लो, करके आउटपुट आप अगर प्रो फोटो आरजीबी पे देते हो, तो बेसिकली जो आपका आउटपुट एडोब आरजीबी में हो रहा था उससे थोड़ा व्हाइटनेस ज्यादा होगा, थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा होगा आपका पिक्चर में। तो ये चीज आप ये चीज आप ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये दिस इज अ टेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये मैं खुद देखा हूं करके।
अभिता वता बोलने के बाद मैं खुद किया हूं, मैं देखा हूं उसमें एक्स्ट्रा ब्राइटनेस आता है। यानी आप sRGB में फोटो लीजिए, जब एडिट करोगे, एडिट करने के बाद आउटपुट जो है वो प्रो फोटो आरजीबी पे दो, आप देखो आपका फोटो में एक ब्राइटनेस आ जाएगा सडनली। तो वो है एक्चुअली प्रो फोटो में व्हाइट जोन जो है, व्हाइट एरिया जो है, व्हाइट कलर का डिटेलिंग बहुत ज्यादा है तुलना में। यहाँ कोई व्हाइट का जगह नहीं है, यहाँ खाली कलर प्रोफाइल्स है। प्रो फोटो में व्हाइट का भी ऑप्शन है, जगह भी है। तो ये समझना है कब क्या करना है। देखो आप पूछोगे कि कहाँ क्या करना है, तो मैं आपको सीधा बताऊंगा भैया, मैं लॉजिक आपको समझा दिया हूं, आपको क्यों यूज करना है आप यूज कर सकते हो। आप अगर एडिट करोगे, सिंपल एडिट करोगे, तो आप sRGB पे फोटो ले सकते हो। आप डायरेक्ट कंप्यूटर से अगर कैमरा से अगर डायरेक्ट प्रिंट आउट देना चाहते हो तो एडोब आरजीबी ले सकते हो। आप अगर एडिट करके प्रो फोटो आरजीबी पे फोटोशॉप या लाइट रूम से डाल के अगर ऐड करके डाल सकते हो, वो भी ट्राई कर सकते हो। वो भी देख के आप समझ जाओगे कि ब्राइटनेस बढ़ रहा है कि नहीं घट रहा है। दोस्तों आजकल मॉनिटर भी आपका एडोब आरजीबी में आने लगा है, थोड़ा कॉस्टली है, 70-80 हजार के नीचे तो नहीं है कोई मॉनिटर, पर उस मॉनिटर में आपको एडोब आरजीबी कलर प्रोफाइल्स दिख जाएगा। पर आउटपुट अगर आपका प्रिंटर अगर जो प्रिंटर प्रिंट करते हैं आपके फोटोज, जो एल्बम वाले जो आपके बनाते हैं, आप बकायदा उसको पूछ लीजिएगा अब से कि आप लोग भैया कौन सा कलर प्रोफाइल्स में प्रिंट करते हैं। अगर एडोब आरजीबी में प्रिंट करते हो तो आप अपना आउटपुट एडोब आरजीबी पे डालिएगा। अगर वो फायदा नहीं, अगर वो sRGB में प्रिंट करता है काम के लोड के कारण, तो नेचुरली आपको sRGB भी देना पड़ेगा। अब इन लोग जो बोलते हैं ना कि हम ट्रू कलर्स में काम करते हैं, हम वो कलर में काम करते हैं, वो कुछ नहीं होता दोस्तों। कलर प्रोफाइल तो यही होता है, इसको आपको समझना है। वो उसके पास अगर कलर होगा तभी ना। मैं अगर वो sRGB में प्रिंट कर रहा है, आप भर के एडोब आरजीबी करके दे दो, एडोब आरजीबी ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रिंट तो sRGB पे कर रहा है। तो दोस्तों इसीलिए एल्बम कंपनी से एंश्योर कर लो, अच्छे कंपनी जो होता है ना, वो इसी कारण वो एडोब आरजीबी में प्रिंट करते हैं, वो प्रो फोटो आरजीबी में प्रिंट करते हैं, क्योंकि उनके पास उम्दा मशीन होते हैं। उसीलिए उसी को सिलेक्ट कीजिए जहां आपको कलर डिटेल्स ही मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हम लोग कब क्या यूज कर रहे हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी हम जो चीज करेंगे वो है ये कलर प्रोफाइल्स। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा कि कलर प्रोफाइल किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से इसको करेक्शंस करते हैं। दीपक कुमार जी, कैमरा सेटिंग्स में एडोब आरजीबी sRGB में रखें? हाँ जी, मैं वही बताया कि किस में रखें। आप लोगों को मैं लॉजिक बता दिया हूं, अभी आप लोग किस में रखोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रार्थना था ये देखा जाता है कि आपका प्रिंटर का अगर आउटपुट जो है वो अगर sRGB में है तो कोई फायदा नहीं है एडोब आरजीबी में रखना, वो ज्यादा स्पेस लेगा आपका फोल्डर में। तो उससे अच्छा आप सोच लो। तिरुमला सर नमस्कारम। वो आप समझ लो कि किस तरह से उसको यूज करोगे। एडोब आरजीबी में हरदम ग्रीन डिटेलिंग और ज्यादा आएगा, ग्रीन कलर का डिटेलिंग बहुत ज्यादा आएगा। तो ये एक काम का चीज है आपके लिए, तो ये मैं उसी लिए इतना अच्छा से समझाने की कोशिश किया हूं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप किस तरह से फोटोग्राफी में, हम लोग बार बार ये सोचते हैं ना, हम फोटोग्राफी में ये देखते हैं कि अपर्चर इंपॉर्टेंट है, शटर स्पीड इंपॉर्टेंट है और आईएसओ इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है फोकल लेंथ, ये मैं मानता हूं, क्योंकि फोकल लेंथ एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना, आदमी उसको इग्नोर कर जाता है, कोई ख्याल नहीं करता है। तो फोकल लेंथ होता क्या चीज है? फोकल लेंथ वो है जो आपका ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, लेंस का जो सेंटर होता है, लेंस का सेंटर से कैमरा के जो लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर जो सेंटर होता है, वहां से सेंसर तक का दूरी जो है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, है ना। रोशन राकेश जी, सजेस्ट विच कंपनी प्रिंट्स इन एडोब आरजीबी। मैं गलती से भी आपको सजेशन नहीं दूंगा रोशन जी, गुस्सा मत होइएगा मेरे ऊपर। आपको खोजना है, आपके एल्बम कंपनी के सेल्समैन को आप पूछिए, आप भैया किस में प्रिंट करते हो, कौन सा कलर प्रोफाइल में प्रिंट करते हो, वो खुद ब खुद बोलेगा। अगर है तो उसको बोलिए कि रिटर्न में लिख के दीजिए कि भैया क्या आप कौन सा इसमें प्रिंट करते हो, देखो आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आपको सही आंसर वो दे देगा। बेसिकली फोकल लेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोकल लेंथ आपका दो चीज डिटरमिन करता है, एक तो है कि कितना एंगल पे आप फोटोग्राफी लोगे, जो एंगल ऑफ व्यू होता है, कितना दिखता है आपको, वो फोकल लेंथ डिसाइड करता है ना। आप अगर जितना छोटा फोकल लेंथ लोगे उतना ज्यादा एंगल होगा, जितना बड़ा फोकल लेंथ लोगे उतना छोटा एंगल होगा। आपका फोकल लेंथ ये डिसाइड करता है, एंगल ऑफ व्यू को डिसाइड करता है, कितना आप देख सकते हो उसको डिसाइड करता है। दूसरा डेप्थ ऑफ फील्ड को डिसाइड करता है। डेप्थ ऑफ फील्ड को जो डिसाइड करता है, वो किस तरह से डेप्थ ऑफ फील्ड को डिसाइड करता है ये समझा करो।
सो फोकल लेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ के साथ सारे कुछ रिलेटेड है आपके कैमरास में। कैसे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोच लो, ध्यान से सोचो दोस्तों। आप जब फोटोग्राफी करते हो, अगर मैनुअल मोड में फोटो लेते हो, तो आप क्या करते हो? अपर्चर को सेट करते हो, शटर स्पीड को सेट करते हो, आईएसओ को सेट करते हो। पर शटर स्पीड जो सेट करते हो वो किस हिसाब से सेट करते हो? मेरे ख्याल से आप बैलेंस करते हो, कितना बैलेंस हुआ आपका वो देखते हो। लाइट कितना बैलेंस हुआ वो आप कैलकुलेट करते हो, देखते हो, उसके हिसाब से आप शटर स्पीड देखते हो। या जो मीटरिंग में जो कांटा है, कर्सर है, उसको देखते हो सेंटर में है कि नहीं, वो देख के आप करते हो। पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैमरा का फोकल लेंथ। मैं बार बार बता रहा हूं, आपका प्रोसेसर फोकल लेंथ के सॉफ्टवेयर के ऊपर रन कर रहा है, रिलेशन में रन कर रहा है। कैसे? फोकल लेंथ जितना हो उससे ज्यादा या उससे बराबर आपका शटर स्पीड होना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। आपका शटर स्पीड जो है should be equal to or greater than your effective focal length। मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, एक शब्द यूज कर रहा हूं जिसका नाम है इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो ये इफेक्टिव शब्द क्या होता है? व्हाट इज इफेक्टिव फोकल लेंथ? तो सबको पता है इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या है। सो इफेक्टिव फोकल लेंथ आपको आपके लेंस में मिलेगा, आपके कैमरे बॉडी पे आधारित है इफेक्टिव फोकल लेंथ। अगर आप फुल फ्रेम कैमरा यूज कर रहे हो तो आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जितना फोकल लेंथ आप ले रहे हो उतना ही फोकल लेंथ आपका इफेक्टिव फोकल लेंथ है। पर अगर आप डीएक्स बॉडी या क्रॉप सेंसर बॉडी यूज कर रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है कि जितना भी आप फोकल लेंथ लेते हो उससे 1.5 गुना ज्यादा होता है आपका इफेक्टिव फोकल लेंथ। यानी अगर आप 50 mm अगर आप लेंस यूज कर रहे हो, फोकल लेंथ अगर 50 mm का रखे हो, तो 50 mm को 1.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। 1.5 गुना बढ़ाने का बहुत इजी साधन है, 50 को आधा कर दो यानी 25 कर दो, 25 को 50 के साथ जोड़ दो यानी 75 हो गया। सो 75 इज योर इफेक्टिव फोकल लेंथ। जबकि आप 50 mm पे रखे हो पर आपका इफेक्टिव फोकल लेंथ 75 है। सो आपका शटर स्पीड इस 75 के ऊपर होना है, 1/80 ऑफ ए सेकेंड होना है, तभी आप शेक नहीं मिलेगा पिक्चर में। क्योंकि आप जब हाथ में लेकर पिक्चर लेते हो, आपको छोटे एलसीडी में आपको समझ में नहीं आता शेक, और ये शेक आप जब बड़े कैमरा में बड़े इसमें डालते हो, मॉनिटर में डालते हो, आपको शेक दिखता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं तो इतना अच्छा फोटो लिया था, अच्छा फोटो मेरा बेकार आ गया शेक के कारण। वो आउट ऑफ फोकस नहीं होता, वो सॉफ्ट फोकस नहीं होता, वो शेक होता जो आप सोचते हो कि सॉफ्ट फोकस होता है। दोस्तों शटर स्पीड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फोकल लेंथ के साथ अच्छा रिलेशनशिप है उनका, आईएसओ के साथ अच्छा रिलेशनशिप है शटर स्पीड का। कैसे? जैसे फोकल लेंथ के साथ शटर स्पीड का अच्छा रिलेशनशिप है, वैसे आईएसओ के साथ भी है। कभी आप ट्राई किया करो, आज के क्लास के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया करो, ताकि आपको और भी इजी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप इस चीज को कंट्रोल करोगे। पकड़ लो फॉर एग्जांपल, आप 11 अपर्चर रखे हो, 11 अपर्चर रखे हो, 11 अपर्चर में लेके शटर स्पीड आप 250 रख लो, लेके एक फोटो लो। एक फोटो जब लोगे, आईएसओ को आप बढ़ा दो, आईएसओ को बढ़ा के आप 3200 कर दो या 6400 कर दो, ठीक है ना, कुछ भी करो यार, 6400 कर दो। मैं जो बोल रहा हूं सुन लो, 6400 कर दो आईएसओ को, शटर स्पीड को आप 250 कर दो और अपर्चर को आप 11 कर दो। एक पिक्चर लो, कोई भी एक सब्जेक्ट का पिक्चर लो। अब जब वो पिक्चर को देखोगे, आप पिक्चर को ब्लो अप करके मत देखना। आप लोग का आदत है कि मॉनिटर में ब्लो अप करके देखते हो, ब्लो अप जब करते हो पिक्चर को आप क्रॉप कर रहे हो, पिक्चर का डिटेलिंग नहीं मिलता उससे, आप वो क्रॉप करते हो। पिक्चर एज ए होल जो एलसीडी में दिख रहा है वही आपका पिक्चर है, वही प्रोपोर्शन है। अगर वहां नॉइज दिख रहा है तो नॉइज आएगा, अगर नहीं है तो नॉइज नहीं आएगा। जितना भी बड़ा कर लो नॉइज नहीं आएगा। तो ये चीज आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक फोटो लो, इसमें अगर आपको नॉइज आ गया ना, हाई आईएसओ 6400 आईएसओ, 250 शटर स्पीड और अपर्चर 11, मतलब मैं हर जगह लाइट कम करना कोशिश कर रहा हूं, खाली आईएसओ को मैं बढ़ा दिया हूं। तो जो पिक्चर आएगा, मैं उम्मीद करता हूं उस पिक्चर में थोड़ा सा नॉइज आएगा। अब अगर थोड़ा सा नॉइज अगर आ गया उसमें तो उस नॉइज को कैसे हटाओगे? उस नॉइज को बहुत सिंपल वे में हटाओगे। जहां आप 250 शटर स्पीड था, आप 125 शटर स्पीड करो, देखो आपका नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइज आपका वैनिश हो जाएगा। तो आपका ये नॉइज वैनिश क्यों हुआ? लॉजिक समझो, युक्ति समझो, क्यों नॉइज वैनिश हुआ? वैनिश इस कारण हुआ क्योंकि आप एक्सपोजर बढ़ा दिए, लाइट को बढ़ा दिए।
अगर आप शटर स्पीड को चेंज नहीं करते, अगर अपर्चर को 11 से अपर्चर को 4 कर देते हो, 4 कर देते हो, फिर आपको देखोगे नॉइज रिडक्शन होगी आपका। यानी नॉइज क्या चीज होता है? नॉइज बार बार मैं बताता हूं, ये आईएसओ जो होता है ना, ये हानिकारक नहीं, आईएसओ अच्छा चीज है आपके लिए। ये एक नेगेटिव, ये बेचारा बदनाम हो चुका है, अमरीश पुरी बन चुका है, पिक्चर में आता है बेचारा, सीन में आता है, आईएसओ सर, आईएसओ नहीं बढ़ाते हैं, आईएसओ नहीं बढ़ाओ। अरे यार, आईएसओ थोड़ी विलियन है, आईएसओ क्या विलियनों का जन्मा है? बिल्कुल नहीं। आईएसओ हीरो है यार, हीरो, आपका बहुत काम आता है। हम फ्लैश खुद नहीं यूज करते हैं, हम आईएसओ से खेलते हैं। आईएसओ बरकतार ऐसा चीज है कि दो जो पिक्सल्स है, दो पिक्सल के बीच में जो गैप है, जो गैप दिख रहा है आपको बीच में, इसमें जब शैडो होता है, लाइट कमी के कारण, लाइट जब कम होगा, उस लाइट कमी के कारण जब आपके यहां शैडो होगा, तो उस शैडो जो है, उस शैडो के लिए आपको वो नॉइज दिखता है स्क्रीन पे। तो इस शैडो को अगर हम हटा देते हैं, यहां थोड़ा अगर ओवर एक्सपोज करते हैं, थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा कर देते हैं, जैसे हम अपर्चर घटा के एक्सपोजर ज्यादा किए, जैसे शटर स्पीड को स्लो करके एक्सपोजर को हम ज्यादा किए हैं, तो यहां लाइट जैसे आ गया, ये शैडो नहीं रहेगा, आपको नॉइज भी नहीं दिखेगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है दोस्तों, ये कौन सा बड़ा हाथी मारने वाला चीज हुआ, बहुत इजी है। तो ये चीज को अभी आपको समझना है, आप लॉजिक समझ के काम करो। फोटोग्राफी ऐसा नहीं है कि एलसीडी देख के फोटो लो और एक एलसीडी देख के आप बोलो मेरा ब्राइटनेस अच्छा है, मेरा कलर अच्छा है, सर मेरा एल्बम अच्छा प्रिंट नहीं होता है, क्योंकि आपका मॉनिटर कैलिब्रेटेड नहीं है, क्योंकि आप जो पिक्चर देख रहे हो, जो प्रोफाइल आप दे रहे हो, वो प्रोफाइल जो प्रिंटिंग के लिए दे रहे हो, वो दोनों चेंज है। क्योंकि आप, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने भी ये नहीं पूछा होगा एल्बम वाले को, सर आप कौन सा कलर प्रोफाइल में प्रिंट करते हो, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं थी। दोस्तों आज से ये पूछना चालू करो, क्योंकि आपका काम अगर बिगड़ता है, वो कलर प्रोफाइल्स के लिए बिगड़ता है दोस्तों, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में चेंज नहीं होता है। कौन सा टोन, कितना टिंट पे काम हो रहा है लैब में, वो ख्याल करो। अगर टिंट में काम हो रहा है तो आपका पिक्चर का ब्राइटनेस बढ़ जाता होगा, अगर टोन में काम कर रहा है तो धुंधलापन बढ़ जाता होगा। तो आपको ये सारा चीज आपको देखना है, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल्स हो, तो आपको, आपका हक बनता है ये चीज जानना। तो आज मैं आपको ये जो बता रहा हूं, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जानकारी लोगे ना, तो आपका खुद का रिजल्ट अच्छा होगा। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से मेरा फोटोग्राफ्स अल्टीमेटली जो एल्बम बन के आता है, जो हम क्लाइंट को देते हैं, वो बहुत अच्छा हो। मुझे समझना है कि मेरे मॉनिटर, मेरे प्रिंटर के मॉनिटर के साथ कैलिब्रेटेड है कि नहीं। मेरे यहां दिखा रहा है ग्रीन कलर ज्यादा, उसके वहां दिखा रहा ब्लू कलर ज्यादा, मेरा सेम पिक्चर वहां ब्लू दिखा रहा है। तो सिंपल है भैया, कैलिब्रेशन के लिए मशीन मिलती है, मत जाओ मशीन में। हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम जुगाड़ू हैं, हमारे पास काफी बुद्धि है, हम जुगाड़ू हैं, हम जुगाड़ कर लेते हैं सब कुछ। तो हम यहां जुगाड़ू बुद्धि लगाएंगे ना? बहुत सिंपल है बॉस, एक फोटो लो, बिना करेक्शन किए उस फोटो को आप अपने मॉनिटर में डालो, उसी फोटो को आप प्रिंटर के पास भेजो कि भाई मेरा ये प्रिंट करके डाल दे, विदाउट एनी करेक्शन। रिमेंबर, विदाउट एनी करेक्शन आप उसको लोगे, बोलोगे कि कोई टिंट नहीं, कोई टोन नहीं, कोई ह्यू नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये बताना कौन सा कलर प्रोफाइल में आप प्रिंट किए हो, और मुझे बाय डिफॉल्ट एक रॉ पिक्चर लेके मेरे को दे दो भाई। वो फोटो को आप सामने रखो मॉनिटर के, और उसके हिसाब से आपके मॉनिटर का कलर्स को सेटअप करो। मॉनिटर में कलर सेटअप कर सकते हो दोस्तों। आपका ये जो हुआ ना, ये जुगाड़ू चीज हुआ जिससे आप कैलिब्रेट कर लिए मॉनिटर को। यानी अभी आपको पता है कि आपका जहां ब्लू है, वो ब्लू वहां प्रिंट होगा, क्योंकि आप पिक्चर के साथ मॉनिटर का जो प्रिंट आउट, अल्टीमेट प्रिंट आउट, उसके साथ आप मैच कर लियो अपने मॉनिटर को। अब देखो, आपका एक भी पिक्चर फेल नहीं होगा, हर पिक्चर नियरेस्ट एकदम क्लोज तक जाएगा। सो दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, कि हम किस तरह से कलर साइंस को समझे। ये कलर साइंस बहुत वाइटल है। ये कलर साइंस को बिना समझे हम खाली यही सोचते हैं कि अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, फोकसिंग सिस्टम कितना है, फोकसिंग पॉइंट कितना है, मतलब हम लड़ते हैं ना आलतू फालतू। और ये कंपनी वाले हमसे खेलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया हम कैमरा लेकर आए थे, कोई 5000 फोकसिंग पॉइंट है, वो बोलता मेरे पास 8000 है। अरे यार, फोकसिंग पॉइंट से क्या हम घोल के कुछ दवाई पिएंगे क्या? पहले के जो बंदे फोटो लेते थे, क्या फोटोग्राफर नहीं थे क्या? वो सिंगल पॉइंट में काम उतार देते थे। पहले तो मैनुअल फोकस में भी काम उतार देते थे। तो आज के हम कुछ ताड़ रहे हैं क्या? कुछ ज्यादा फोकसिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं दोस्तों, हमें समझना है कि फोटोग्राफी में हमारी नेसेसिटी क्या है। जितनी ज्यादा फोकसिंग पॉइंट होगा, उतना हेल्प होगा आपको, आपका काम यूजर फ्रेंडली, आप जितना फ्रेंडलियर होगे आपके कैमरे के साथ, उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों,
सिर्फ कैमरा में होने से नहीं होगा, उसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको आप यूटिलाइज करो। यूटिलाइज अगर नहीं करोगे तो फिर आपका आउटपुट कभी नहीं आने वाला है। आप कुछ भी पढ़ लो, कहीं भी 2.5 लाख रुपया खर्चा करके पढ़ के आ जाओ, जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे कैमरा को लॉजिकली, तो आपका आंसर विल बी जीरो, बिग जीरो, और आप जीवन भर कंफ्यूज रहोगे। दोस्तों एक चीज समझ लो, जब शादी कवर करने जाते हो, आप जो डरते हो ना, डरते हो यार, दिल से बोलो डरते हो, मैं डरता हूं, चलो आप भी बोल लो कि डरते हैं। क्या चीज डरते हैं? कि ओपोनेंट कौन आने वाला है, उसके पास क्या लाइट होगा, उसके पास क्या ताड़ होगा, वो किस तरह से हमें कंफ्यूज करेगा, कोई बड़ा आदमी होगा, कोई बड़ा फोटोग्राफर होगा। अरे भाड़ में जाए बड़े फोटोग्राफर यार, बड़ा फोटोग्राफर होता क्या है? बड़ा फोटोग्राफर वो होता है जिसके पास कैमरा की जानकारी है, जिसे कलर्स के बारे में आइडिया है, जिसे फोकसिंग समझ में आता है। तो वो सारे चीज आपके पास भी है, आपके कैमरे में भी है नहीं। वो जो है वो है आप में कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों। तो वो कॉन्फिडेंस आप में लाना है। वो कॉन्फिडेंस एकमात्र इसी चीज से आएगा कि आप जो आज सीखे हो इसको प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से यूज करो, आपके पास रिजल्ट रहेगा, आपके पास आंसर रहेगा। दोस्तों मैं हर वक्त ये बोलता हूं कि दोस्त अगर मैं पॉजिटिव हूं ना, तो मेरे सामने पत्थर भी आ जाए तोड़ के निकल जाऊंगा। आपके झारखंड के ही वो इंसान थे जो भगवान थे, जो आप जानते हो इतिहास है, पहाड़ को काट के रास्ता बना लिया था। तो सोचो, आपको ये समझना है, आपको ये जानना है कि आपसे नामुमकिन कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एजुकेशन अगर सही है आपके पास, आप अगर सब्जेक्ट को समझ जाते हो, जान जाते हो, तो आपके पास नामुमकिन कुछ नहीं है दोस्तों। आप प्लीज प्लीज प्रैक्टिस करो। मैं आप सभी के साथ हूं, मैं बार बार बोलता हूं, मैं आप सभी के साथ हूं। मैं कोई कलर्स नहीं देखता हूं, मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन देखता नहीं, मैं फोटोग्राफर के साथ हूं। आप लोग को कोई भी डाउट होता है, आप बोलो आपके एडमिन को, आपको, तो मैं बार बार आऊंगा आपके पास, आपके सारे फोटोग्राफी जो प्रॉब्लम्स है, बकायदा जो भी चीज है ना, उसको मैं दूर कर दूंगा। बकायदा आपको मेरे साथ रहना होगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं जो बोलूंगा थोड़ा सा फॉलो करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तों, तो कोई हेल्प नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, जितना भी मेहनत कर लो कुछ नहीं होगा। सो दोस्तों, फोकल लेंथ जो मैं बता रहा था ना, मैं तो आज फोकल लेंथ तक मैं रहूंगा। फोकल लेंथ में क्या बेनिफिट मिलता है आपको, वो चीज सोचो कि फोकल लेंथ जो है, जब कैमरा हम लेते हैं, सेटअप करते हैं मैनुअली, जब कैमरा को सेटअप करते हैं, मैं क्यों बोलता हूं कि आप फोकल लेंथ पे ज्यादा जोर दो? इस कारण, क्योंकि फोकल लेंथ जितना है, पकड़ लो आप एक लेंस यूज करते हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है ना, ये भी एक जुगाड़ू एग्जांपल है। एक एग्जांपल बताता हूं कि आप एक 24 mm से 105 mm का एक लेंस यूज करते हो, 24 mm से 105 mm का एक लेंस यूज करते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जितना नीचे जाओगे 24 mm जाओगे, तो नेचुरली आपका शटर स्पीड 1/30 हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जब आप 105 जाओगे तो आपका शटर स्पीड 125 हो जाएगा, कोई शेक नहीं आएगा आपको पिक्चर में। पर दोस्तों अगर मैं 125 फिक्स कर देता हूं शटर स्पीड, मैं 105 के ऊपर तो भाग नहीं सकता हूं, जा नहीं सकता हूं, तो मेरा मैक्सिमम जितना लेंस में है, गलती से मैं अगर जूम करता हूं तो मैं 105 ही जूम कर सकता हूं। तो मैं क्यों ना पहले से ही अपना शटर स्पीड को 125 रख दूं, तो मेरा शेक का कोई चांस नहीं रहेगा। कम करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा 105 से ज्यादा जा नहीं सकता है, तो मेरी पिक्चर, हर पिक्चर शार्प आएगी, नंबर 1। नंबर 2, लाइट अगर कम है तो आईएसओ को बढ़ाओ, डरो मत आईएसओ को लेके। अरे आईएसओ आपका दोस्त है, विलियन नहीं है। पहले ये सोचो कि आईएसओ आपका दोस्त है, विलियन नहीं है, तो आईएसओ को साथ में लेके चलो, प्रैक्टिस करो, अपने कैमरा के आईएसओ कहां तक स्टैंड कर सकता है वो देखो, लो लाइट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो देखो। पहले मत सोचो कि आपको फ्लैश यूज करना है। दोस्तों फ्लैश एक्सटर्नल लाइट सोर्स है, उसको यूज करेंगे, 100% यूज करेंगे, पर उसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। एक लाइट, क्रिएटिव लाइट करने के लिए हम फ्लैश यूज करेंगे, ना कि लाइट बढ़ाने के लिए फ्लैश यूज करेंगे। जिसके पास जानकारी नहीं होता ना, वो लाइट बढ़ाने के लिए कैमरा के ऊपर फ्लैश लगाता है, बल्कि आपको फ्लैश ऑफ कैमरा यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको क्रिएटिव लाइट सोर्स के हिसाब से यूज करो, कभी रेम्ब्रेंट लाइटिंग करो, कभी लूप लाइटिंग करो, कभी बटरफ्लाई लाइटिंग करो, अब क्रिएटिव काम करो फ्लैश को लेके। फ्लैश को एक लाइट सोर्स मत बनाओ, आपका फ्लैश से आपका क्या हेल्प हो रहा है वो देखो आप, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो दोस्तों ये बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। प्रैक्टिकल यूजेज पे आइए, आज रात से शुरू कीजिए कि जो भी आपका लार्जेस्ट फोकल लेंथ है, फुल फ्रेम कैमरा वाले में बता रहा हूं, लार्जेस्ट 105 अगर है तो आप 125 पे रखिए, है ना।
अगर क्रॉप सेंसर कैमरा जो यूज कर रहे हैं उसको 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 100 mm में आप रखते हो या 140 अगर आपका है तो 140 का 1.5 गुना कितना होगा? 210। 140 का आधा होता है 70, 70 के साथ 140 अगर जोड़ देते हो तो कितना होता है? 210। सो 210 आपका शटर स्पीड रखना ही है आपको मिनिमम, तो 250 शटर स्पीड रख दो। आपको शेक लेकर चिंता नहीं करना पड़ेगा। हैंड हेल्ड फोटोग्राफी करो, कहीं शेक नहीं आएगा, ये निश्चिंत रहो कि आपके पास कोई शेक नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो ये आप निश्चिंत हो गए कि आपका कोई शेक नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? शेक अगर नहीं है, नेक्स्ट है आपका लाइट बढ़ाना है, तो आईएसओ को बढ़ाओ ना, कौन सा फर्क पड़ता है? आईएसओ को ऑटो कर दो और भी अच्छा। पर आईएसओ जब ऑटो करोगे, एक चीज याद रखना, एक्सपोजर कंपेंसेशन जो है वहां +1 करके रखना, यानी एक स्टॉप ओवर पिक्चर लेना। आपको आईएसओ का नॉइज एक स्टॉप कम दिखेगा। दोस्तों, जब हम ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर लेते थे, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर करते थे, खुद डेवलप जब करते थे, तब हम हाइपर यूज करते थे, तब हम केमिकल्स यूज करते थे ताकि हमें नॉइज मिले, डस्ट मिले, ताकि वो मैट फिनिश टाइप का लगे। पोर्ट्रेट में नॉइज आने से अच्छा लगता था। अभी क्या हुआ ना, सिनेरियो पूरा बदल चुका है, आदमी का कॉन्सेप्ट ही बदल चुका है, परसेप्शन ही अलग हो जाता है। मैं देखता हूँ फोटोग्राफर, देखता हूँ, मैं शादी में देखते रहता हूँ, मैं खुद शादी का काम करता हूँ, वेडिंग काम करता हूँ, तो मैं खुद देखता हूँ फोटोग्राफर बगल में ना एनलार्ज करके देख रहा है नॉइज आ रहा कि नहीं। अरे यार, एनलार्ज करके फोकस है कि नहीं आंख में, वो देखो, क्या देखना है वो देखो। आप वो गलत चीज देख रहे हो, क्योंकि आपके फोटो कैमरा में जो एलसीडी में जो आपको फोटो दिख रहा है, एलसीडी में जो फोटो दिखेगा ना, वही फोटो एक्चुअल फोटो है। जैसा दिख रहा है यहां, वैसा ही आपका आउटपुट आएगा। यहां अगर नॉइज दिखा तो नॉइज आपके आउटपुट में आएगा, यहां अगर नॉइज नहीं है तो नॉइज नहीं आएगा आउटपुट में। आप इसको 4 तल्ला बिल्डिंग के समान एक प्रिंटर निकाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट पहले फोटोग्राफी का क्लियर करना है हमें, तब जाके ये चीज क्लियर होगा। हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, उससे फायदा नहीं है। फोटोग्राफी में आपको भी जो जानकारी अगर है आप में, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा। आप ये नहीं ख्याल करोगे कौन ओपोनेंट है, आप ये नहीं ख्याल करोगे कौन सा वेन्यू में आप शूट करने जा रहे हो, कहां शूट कर रहे हो, आपको जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ये इतना आसान बन जाता चीज सारा। सो दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। अगले क्लास में 100% में अगला फिर से आऊंगा, 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते के बाद, तब हम डिटेल में और दूसरा कुछ करेंगे। पर मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह लूं। आपके पास कुछ क्वेश्चंस अगर है तो आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं ताकि देख सकता हूं ये चीज, ठीक है ना। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसमें दे देता हूं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूं। मेरा खुद का ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है अभी पैरेलली, तो आप उस ऑनलाइन कोर्स पे जोड़ सकते हो। वो 3 डेज का ऑनलाइन कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है। 3 दिन का ऑनलाइन कोर्स है, सिर्फ 500 रुपीज है, उसमें आप एनरोल हो सकते हो। और दूसरी बात हुआ जो मैं बताया था कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रांग बनाने का सोचो, इसको किस तरह से बड़ा करोगे ये सोचो, हर मेंबर का इनपुट्स डालो, ताकि आपके जो एडमिन्स हैं वो इसको और ज्यादा डेवलप कर सके, आपके लिए और ज्यादा अच्छा काम कर सके। दोस्तों, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन सेंट्रल के बॉडी को कि मुझे आज आप लोग इस जगह पे एक मौका दिए हो इस क्लास लेने का। मैं शुक्रगुजार हूं आपके साथ, और हर दम मैं ये प्रॉमिस करता हूं मैं आप लोगों सभी के साथ में हूं। मैं फोटोग्राफर भाइयों के साथ हरदम हूं, चाहे वो कुछ भी वो हो जाए, मैं हर वक्त हूं आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच सर। कुछ क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। अजीत कुमार शर्मा, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छा लगा मुझे। जगदीश जी, एम्बिगर सर, थैंक यू सो मच। जावेद अली भाई, जावेद भाई, थैंक यू सो मच, सलाम आपको वेट करने के लिए, देखने के लिए। नवीन गुप्ता, थैंक यू। अरे सब थैंक यू ही खाली बोलोगे यार, कुछ क्वेश्चन पूछो। सदाशिव यादव, थैंक यू सदाशिव जी। कुछ क्वेश्चंस अगर है तो आप लोग बोलो। आलोक जी, थैंक यू। बापी जी, थैंक यू। दीपेंदु, थैंक यू। सबको तहे दिल से मैं थैंक यू बोलता हूं। गुड। और कुछ है तो क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हो। अजय जी, थैंक यू। दीपक आलगर, थैंक यू। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मतलब सारे कुछ आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड। मनजिंदर सिंह थिलो, एनी कैमरा एक्सपोजर +1 नॉइज। प्रतीक सेन, एक्टिव डीलाइटिंग के बारे में कुछ बताइए सर। अरे प्रतीक जी, धन्यवाद। दुमका वाले मेरे प्रतीक जी, मेरे प्रतीक भाई, अशोक भाई। प्रतीक जी, ये चीज है कि जैसे आप एक्टिव डीलाइटिंग जो होता है ना, ये निकॉन में एक एप्लीकेशन है, जैसे कैनन में ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर है, ये निकॉन में भी एक्टिव डीलाइटिंग है।
तो इसको हम लोग यूज तभी करते हैं जब पिक्चर ओवरऑल पिक्चर थोड़ा सा अंधेरा है या लाइट थोड़ा सा कम है, जहां लाइट को यूनिफॉर्मली फ्रेम में हमें बढ़ाना है, तब हम एक्टिव डिलेटिंग यूज करते हैं। लाइट घटाने के लिए नहीं प्रतीक भाई, ये चीज अच्छा से समझ लो। लाइट बढ़ाने के लिए कैनन में है हाईलाइट टोन प्रायोरिटी, निकॉन में ऐसा कुछ है नहीं, पर जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। लाइट कम अगर है तो एक्टिव डिलाइटिंग को यूज कीजिएगा। एक्टिव डिलाइटिंग क्या करता है, लाइट बढ़ाता है। तो अगर ज्यादा लाइट अगर जहां है वहां अगर एक्टिव डिलाइटिंग आपका अगर ऑन है तो आपका हर पिक्चर जल जाएगा, ये चीज ध्यान से रखिएगा। रवि नौटियाल सर, कैंडिड फोटोग्राफी के बारे में बताइए। रवि जी, एक फोटोग्राफर अगर होते हुए हैं, कोई अगर फोटोग्राफी होता है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, उसमें बहुत सारे हैं जहां मैं समझाया हूं आदमी को कि देखो भाई, हर फोटोग्राफर को कैंडिड होना है, हर फोटोग्राफ सबका कैंडिड होना है। फोटोग्राफी मतलब ही कैंडिड है, कैप्चरिंग अ मोमेंट इज कैंडिड। अगर आपको समझ में आता है ये चीज ना, आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन करोगे उतना अच्छा आप एंटीसिपेट या अनुमान कर सकते हो। आपको अगर सब्जेक्ट को अच्छा से रीड कर लेते हो तो आप अनुमान अच्छा कर लोगे कि किस टाइम वो हंसने वाला है, मुस्कुराने वाला है, रोने वाला है, गुस्सा आने वाला है, तो आप उस वक्त क्लिक कर सकते हो और आपका पिक्चर जो है वो पिक्चर परफेक्ट बन जाएगा। क्योंकि एक पिक्चर में, एक फोटोग्राफ्स में कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक्सपोजर इंपॉर्टेंट नहीं होता है सबसे इंपॉर्टेंट एक मोमेंट कैप्चर करना, जिसे हम कैंडिड फोटोग्राफी बोलते हैं। दोस्तों, हर वक्त कैंडिड खींचने का सोचो, हर पिक्चर आपका कैंडिड होना चाहिए। सब्जेक्ट को मत बताओ कि आप नहीं बोल के फोटो लेना कोशिश करो। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अनूप गुहा विकी सिंह, सिंपल। हर जगह मेरा इंस्टाग्राम अनूप गुहा है, ANOOPGUHA, मेरा वो भी अनूप गुहा है, सारे चीज अनूप गुहा है। अगर राजीव रंजन आप अगर देख रहे हो तो कृपया यहाँ एक कमेंट में मेरा वो लिंक थोड़ा शेयर कर दीजिए काइंडली। अमृत बामनिया, माई नेम इज नंबर, अरे वाह, अच्छा वेरी गुड, हाँ थैंक यू सो मच। मैं अपना नंबर दे दिया हूं, आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे ट्यूटोरियल में अगर ज्वाइन करना चाहते हो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसा आप समझो वैसा कर सकते हो। नीतीश कुमार शर्मा, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी नीतीश जी बहुत सिंपल सा चीज है। फोटोग्राफी अगर आपको समझ में आ जाता है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रोफाइल में आप पिक्चर लोगे। पोर्ट्रेट मतलब आप एक किसी का हाफ बस्ट फोटोग्राफ लेते हो, पर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी आप मोमेंट कैप्चर करना कोशिश करना। उस बंदे को मत बताना कि आप पिक्चर ले रहे हो, उस बंदे को इजी छोड़ दो, उसको बार बार बताओ कि आप आराम से रहो, आप जैसे बात कर रहे हो किसी से बात करवाओ, उसे मुस्कुराएगा, रोएगा, गुस्सा या कुछ भी होगा, आप उस टाइम क्लिक करो। यानी आप उसमें भी एक स्टोरी टेलिंग, एक कहानी बता सकते हो, उस मोमेंट को कैप्चर करके कहानी बता सकते हो। ना कि आप उसको बोलो कि भाई मेरे ऐसे पोज करके खड़ा हो जाओ, उसका तेरा फोटोग्राफ मैं लूंगा, बिल्कुल मत करो वो चीज। सर प्लीज व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, फिर भी मैं दे रहा हूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो अभी कमेंट बॉक्स में आ रहा है। कृष्णा, तो आपके सिताक पर लाइट का या मल्टी कलर के लिए टिप्स, बहुत बड़ा चैप्टर है कृष्णा जी। तो इस चीज को समझने के लिए आपको आइदर मेरा ट्यूटोरियल ज्वाइन करना पड़ेगा या कोई और क्लास के लिए वेट करना पड़ेगा। राजा पॉल चौधरी, एक्सपोजर शुड बी इंक्रीज बाय 1 स्टॉप और फ्रैक्शन ऑफ ए स्टॉप टू रिड्यूस नॉइज इन लो लाइट। परफेक्ट राजा जी, परफेक्ट। हाँ आशीष निषाद, एक्सपोजर प्लस, हाँ वही चीज है। लाइट। रोहित लोधी राजपूत, व्हाट इज HDR इन कैमरा? भैया हाई डायनामिक रेंज इज HDR। आपका डायनामिक रेंज को बढ़ाया जाता है, यानी 3 पिक्चर लिया जाता है, एक पिक्चर ओवर एक्सपोज, एक पिक्चर अंडर एक्सपोज, एक पिक्चर एक्चुअल जो एक्सपोजर है वो, तीनों को अगर जोड़ लोगे, तीनों को जोड़ के वो बन जाता है HDR इमेज। सत्यव्रत बोसदा, थैंक यू सो मच कि आप मेरे YouTube चैनल का लिंक यहां दे दिए हैं, थैंक यू सो मच। सरोज सतपथी, कोर्स के लिए कुछ नहीं, मेरे जो मैं व्हाट्सएप नंबर जो दिया हूं उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आपसे बात कर सकते, मेरे ऑफिस से आपसे बात कर लेंगे आदमी। राजीव मंडल, व्हाट्सएप नंबर में जानकारी हो ले सकते हैं? हाँ जरूर ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो भाई। सो दोस्तों, आज का ये क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, बपीदा और सारे जो आप लोग हैं मेंबर्स इस ग्रुप के, मुझे रिक्वेस्ट करने के लिए और मुझे एक मौका देने के लिए बेसिकली इस प्लेटफॉर्म में आके क्लास लेने का। और मैं तहे दिल से सारे उनको बोलता हूं जो आप लोग व्यू किए, व्यूअर्स को बोलता हूं जो आप लोग मुझे इतना देर तक झेले हैं एक्चुअली। सो इसके लिए थैंक्स यू ऑल कि आप लोग मेरे को इतना देर तक झेले हैं, थैंक यू सो मच। अलविदा, फिर हम कभी मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और मैं अपना नंबर भी शेयर कर दिया हूं, तो आप लोग मेरे नंबर में आप लोग खुद कांटेक्ट कर सकते हैं।
So thank you and so much.